मिनट कहते हैं तो लगता है जैसे फांसी देने से पहले अंतिम इच्छा पूछी जा रही है। ये समय आप ही लोग तय करते हैं, मैं जानता हूं करता। सर, आपका दोष थोड़े ही है, लेकिन दुखड़ा भी कहाँ रो। आप बोले। अब मैं बड़ी खुशी हुई, माननीय मंत्री जी यहाँ हैं, अभी नव नियुक्त मंत्री जी हैं, बड़ा अनुभव है हरियाणा का और अच्छा विभाग भी मिला है, चुनौतियां भी बहुत हैं, फोटो वोटो तो अपनी जगह। सर, मैं स्मार्ट सिटी से अपनी बात शुरू करूंगा। अब ये स्मार्ट सिटी सरकार भी बहुत बोल नहीं रही है सर। इनकी एक चीज मुझे अच्छी लगती है, अच्छा सा नाम रखो, उस नाम के पीछे काम ना हो तो धीरे धीरे बोलना कम कर दो उसके बारे में। अब अभी हाल में राष्ट्रपति भवन में गणतंत्र मंडप बना। साहब, गणतंत्र का मंडपीकरण नहीं होना चाहिए, ये उचित नहीं लगता है। बहरहाल उपसभापति महोदय विजय साई रेड्डी जी, प्रियंका जी, इन लोगों ने बड़ी चिंता व्यक्त की पार्लियामेंट की बिल्डिंग में कल जो हुआ या पिछले वर्ष जो हुआ। मैं कहता हूं ना समझ लोग हैं, ये तो विशुद्ध भारतीयता का एहसास कराता है कि जब बाल्टी से पानी सर टपक रहा हो। चेक कर लीजिएगा, ना समझ सब। अच्छा, मैं वापस लेता हूँ ना, एकदम भूपेंद्र भाई, इसलिए आपको यहाँ रहना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे साथियों ने शायद इसकी मर्म को नहीं समझा कि छत टपक रही है, बाल्टी लगी हुई है, पूरा हिंदुस्तानी फिल्मों का सीन है। मैं इसलिए उसके लिए शिकायत ही नहीं करूंगा, बस शिकायत नहीं करूंगा। सर, मेरी दूसरी चिंता है कि स्वच्छ भारत अभियान में गांधी जी के चश्मे को हम टांग देते। वैसे स्वच्छता की ओर गांधी जी का चश्मा, जरूरत थी चश्मा पहनने, चश्मा वहां रख देने की नहीं। गांधी का चश्मा नहीं पहन सकते क्योंकि दो परस्पर विरोधाभासी चीजें, गांधी और दूसरा मैं नाम नहीं, एक साथ नहीं चल सकती, क्योंकि मुझको नाम लेना भी बुरा लग रहा है। सर, तीसरी मैं मंत्री जी को कहूंगा, स्ट्रीट वेंडर्स शहरों की रीढ़ होते हैं, उनके साथ न्याय कीजिए। नाइंसाफी हो रही है उनके साथ, आपकी नीतियां कुछ बनती है, पुलिस प्रशासन किसी और तरीके से एक्ट करता है, और उस मद में जिसको हम कहते हैं पीएम स्वनिधि, आपका एलोकेशन भी 30% कम हो गया। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा उसको देखिए। आईसी स्वच्छता में, आईसी में एलोकेशन कम हो गया है, अमृत में आधा काम भी नहीं हुआ है, प्रोपेगेंडा अपनी जगह। और मैं एक चीज कहूंगा माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से, सर, शहरीकरण की जरूरतों को गांव को समझे बगैर नहीं किया जा सकता। जब तक ग्रामीण पलायन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उस पर आपकी नजर नहीं होगी, आपकी पकड़ नहीं होगी, तब तक शहरों में लोग आएंगे, आप एकोमोडेट करने में फेल करेंगे, आपके बदले कल को हम हों, तब भी वो दिक्कतें होंगी। मैं एक चीज और भी उसमें कहूंगा, संपत्ति का असंतुलन शहरों में बहुत है। सर, एक चीज और कहूंगा, हमारे शहर जब बनते हैं, कोई बिल्डिंग बनती है तो आपको श्रमिक लगातार चाहिए, मजदूर लगातार चाहिए, और वो मजदूर जब आपको बिल्डिंग बना के देता है, उसके बाद वो मजदूर आपको भारी लगने लगता है। वो जहां रहते हैं उसको आप स्लम कहते हैं, और उस स्लम को अपनी नजरों से दूर करना चाहते हैं। स्लम हमारी नीतियां पैदा करती है। स्लम में रहने वाले हमारी आपकी तरह के लोग हैं, उनके बारे में दृष्टिकोण साफ होना चाहिए। और ये सैटेलाइट मेट्रोपोलिस नहीं कि एक स्लम रिहैबिलिटेशन किया, दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर जाके रख दिया, कैसे काम करेंगे, कैसे रोजगार चलेगा? तो ये चीजें, सीवर ड्रेनेज के बारे में कई साथी बोल चुके हैं। मुझे तो अक्सर याद आता है विद्यार्थी जीवन में हड़प्पा मोहनजोदड़ो की ड्रेनेज सिस्टम की तारीफ सुनता था। सर, अगर टाइम मशीन हो तो वापस चला जाए, वो ज्यादा बेहतर था। मैं और एक आखिरी चीज करूंगा सर, आजादी के बाद अपने देश में मल्टी कास्ट, मल्टी कम्युनिटी हाउसिंग सोसाइटी बननी शुरू हुई थी। आज वो सारी चीजें खत्म हो गई। जातियों के नाम पर हाउसिंग सोसाइटी है, समुदायों के नाम पर हाउसिंग सोसाइटी है, और कुछ समुदाय के लोग किसी भी सोसाइटी में नहीं रह सकते। ये हमारी राजनीति की महामहिम के एड्रेस को अंग्रेजी में कहते हैं एड्रेस, और हिंदी में कहते हैं अभिभाषण। मैंने बीते वीकेंड पर काफी सर्च किया कि अभी उपसर्ग लगाने के पीछे मंशा क्या होगी, तो जितने मुझे तत्व मिले उससे ये लगा कि कोई बहुत बड़ी, मुझे स्मरण हुआ लोकसभा में प्रोफेसर हिरेन मुखर्जी थे, वो कहा करते थे कि अभिभाषण यानी प्रेसिडेंशियल एड्रेस पक्ष और विपक्ष को मिलकर लिखना। पक्ष सिर्फ अगर लिखता है, या उस वक्त कह रहे थे हिरेन मुखर्जी, तो कोशिश ये होती है कि दृष्टिहीनों को चश्मा पकड़ा दिया जाए। हमारी कोशिश वो नहीं होनी चाहिए। मैंने पिछली दफा भी कहा था, अब कब ये बदलाव होगा मैं नहीं जानता। जो अभिभाषण के संदर्भ थे, शुक्रिया बहुत बहुत। तो वाइस चेयरमैन साहब,
मैं उन बातों का बहुत जिक्र नहीं करूंगा जो उनकी बातों में शुमार नहीं। अब ये मैंडेट की बहुत चर्चा हो रही, मैं नहीं जाना चाहता हूं, किसी ने कहा अब की बार फलाना पार चिलाना पार, हमने ये कहा, लेकिन मैंडेट दोनों के लिए एक बात कहता है। उधर मैंडेट कहता है कि मैं मेरा मुझको की सीमा होती है, आत्ममुग्धता की सीमा होती है, व्यक्ति केंद्रित विमर्श की सीमा होती है, लोकतंत्र में सामूहिकता बहाल होनी चाहिए। और हमारे लिए संदेश है कि आपने जो कुछ किया शायद इनफ नहीं था। अगर हम किताब संविधान के हाथ में ले रहे हैं तो इसके पन्ना दर पन्ना, सफा दर सफा, हरफ दर हरफ हमको जीना पड़ेगा, लोगों को भरोसा दिलाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस मैंडेट की कुछ खूबसूरत चीजें बता। लोकतंत्र में सामूहिकता बहाल। मैंने बीते 10 वर्ष से कान तरस गए थे एनडीए सुनने को। बीते 1 महीना में इतनी बार एनडीए सुना, दिल को बहुत सुकून हुआ। यकीन मानिए, विपक्ष में है, शत्रु नहीं है, लेकिन व्यक्ति केंद्रित विमर्श से ये मैंडेट आपको भी बाहर ले आए, वो बेहद आवश्यक। दूसरी चीज कहूंगा, हल्के लाइटर टोन में, अचानक मुझे लग रहा है कि हमारे प्रिय रक्षा मंत्री जी की जबरदस्त वापसी, हर मोर्चे पे वो हैं। इससे बात करनी है तो रक्षा मंत्री जी, उससे बात करनी है तो रक्षा मंत्री जी। ये सुखद संकेत है, ये सुखद संकेत है इस लोकतंत्र के लिए। अब माननीय वाइस चेयरमैन साहब, मेरा ये कहना है कि नीट को लेकर के बहुत बात हुई, नहीं बोलूं। मैं अलहदा आदमी था जब एनटीए बन रहा था, उस समय वेंकैया नायडू जी थे वहां। मैंने 0 आवर में 3 बार कहा कि इस देश को इस तरह की व्यवस्था परेशान करेगी। ये बीमारी नहीं पालनी चाहिए, 1 नेशन 1 फलाना, 1 नेशन 1 ढिमकाना, 1 नेशन 1 चिल्लाना। काहे को भैया, कहीं ऐसी स्थिति नहीं हो जाए कि 1 नेशन 1 ठेकेदार, 1 नेशन 1 कॉन्ट्रैक्टर। पूरी तरह हुआ नहीं है संजय भाई, होने की संभावना। अब अभी मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग कहते हैं कि राजनीति मत करो इस पर। मैं पूछना चाहूं कि लोगों की पीड़ा परेशानी, 25-30 लाख युवाओं के सपने तहस नहस हो जाएं, आप विपक्ष से क्या उम्मीद करते हैं? आपकी ऑर्केस्ट्रा में शामिल होकर कहे साहब तेरे सुबह की जय, साहब तेरे शाम की जय। ना, विपक्ष को अपना काम करने। अगर आपने ईमानदारी से एनटीए का मूल्यांकन किया होता, आपने क्लीन चिट पहले दिन ना दी होती हड़बड़ी में, आज ये नतीजे ना हो। एक वर्धा विश्वविद्यालय है, मैं आपके माध्यम से कहूं, हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर और लीडर ऑफ द हाउस, सर वर्धा यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, जांच करवाइएगा। आप पावरफुल लोग हैं, हमारे पास पावर नहीं है, हम आपसे आग्रह कर सकते हैं। ये आग्रह कर रहा हूं महात्मा गांधी के नाम पर। वो विश्वविद्यालय हो रहा था और गांधी जी के लिए जो चीज त्याज्य थी, वो सारी चीजें उस विश्वविद्यालय में हो रही है। परसों टिस में क्या हुआ, ये सब चीजें हमें चिंता देनी चाहिए। अरे आज आप सत्ता में, कल को हम सत्ता में होंगे, लेकिन अगर देश के सरोकार ही रुग्णावस्था में चले जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, तो फिर क्या बात, फिर कौन सी राजनीति, फिर कौन सी समाज नीति? युवाओं के रोजगार पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, बहुत लोग बोले हैं। बिहार से आ रहा हूं सर, पूरे चुनाव बिहार में था। बिहार में हमें भले सीट कमाई, लेकिन बिहार के युवा से किसी भी जाति का हो, पूछिए नौकरी, नौकरी मतलब तेजस। हमने मयार बदला, वहां चिंतन बदल दी, धारा बदल दी। अब आपकी मर्जी है, कुछ भी कहिए, आप लोग तो जज भी हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जितनी गालियां मुझको देनी है अपने भाषण में दे लीजिएगा, खूब दीजिए गाली। आदी हो गए हम गाली सुनने के, फिर सुन लेंगे आपसे गाली, लेकिन कुछ बातें रखने दीजिए। NIOS DLED का मसला है, आप ही ने बनाया, आप ही ने उसको डिलेजिटिमाइज कर दिया। भटक रहे हैं हजारों बच्चे, शिक्षा प्रेरक का वही हाल है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश में बहुत बुरा हुआ चुनाव के दौर में, भैंस मंगलसूत्र मुजरा टोटी तोड़ ले जाएगा, बिजली काट देगा। सर परेशान हुए हम लोग। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे एक सर्वे हुआ, 28% लोगों का सिर्फ भरोसा है। इससे ज्यादा भरोसा तो पंचायत वेब सीरीज में फुलेरा के ग्राम प्रधान का है। लोगों को यह सोचना चाहिए। मैं सर मैथमेटिकल लेंथ ऑफ टेन्योर के आधार पर नेहरू बनाने की को, सर मैथमेटिकल लेंथ ऑफ टेन्योर से नेहरू नहीं बनता। नेहरू बनता है जो गर्म हवा को पी सके, दूसरे के जख्म को देख करके उस पर मलहम लगाए, जख्म कुरेदे नहीं, जख्म पे नमक ना छिड़के, वो होता है नेहरू। तो सिर्फ मैथमेटिकल इससे। अब सर आपको एक छोटी चीज बताओ, जातिगत जनगणना की मांग की थी, हमारे जदयू के साथी लोग भी थे, अभी हैं मंत्री जी प्रणाम, हमारे जदयू के साथी लोग भी, नीतीश जी तेजस्वी जी ने मिलकर सर्वेक्षण कराया। सर मैडम कोर्ट में आया, कोर्ट में कौन खड़े हुए यहाँ, नाम लूं, सॉलिसिटर जनरल ने रोकने की, किसके इशारे पे हो रहा है? एक तरफ आप कहते हैं वंचितों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे, और दूसरी तरफ आप इस प्रकार की कोशिशें करते हैं। आज बिहार की सबसे बड़ी मांग है कि सर्वेक्षण के बाद जो आरक्षण का आधार बढ़ाया गया, उसको 9वीं अनुसूची में डालिए। अभी पटना उच्च न्यायालय का एक निर्णय आया, हम इंतजार करते रहे हैं सरकार से, बिहार की सरकार से, कि वो चैलेंज करे इसको, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल पिटीशन लेके जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सर आप बोल दीजिएगा, अभी तक गई नहीं है, मुझे भी जानकारी है सर, बहुत फॉलो करता हूं क्लोजली, बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं। सर अभी महामहिम ने
मेजॉरिटी की बात की, मैं उस पर शुरू में बोल चुका हूं। लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी को हमेशा मॉरल मेजॉरिटी के सापेक्ष रखना हो, मॉरल मेजॉरिटी के सापेक्ष। अगर आप मॉरल मेजॉरिटी से नहीं चलाते हैं तो लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी जिस दिन साइकिल पे तीर सवार हुआ ना, ये उड़ जाएगा। साइकिल चुनाव चिन्ह है टीडीपी और तीर हमारे रामनाथ भाई का, जनता दल यूनाइटेड का। एनीवे, भाजपा का देखिए कभी कभी मैंडेट कितना खूबसूरत काम करता। हम बचपने से बीजेपी को मैं फॉलो कर रहा हूं, सारी पार्टीज को करता हूं, बीजेपी को भी कर रहा हूं। बीजेपी का संकल्प पत्र हुआ कर, इस बार वो हो गया था मोदी जी की गारंटी। इस डेमोक्रेटाइजेशन का जो मैंडेट है, इससे आपको बहुत बड़ा फायदा है। व्यक्ति के समक्ष कोई भी दल समर्पित ना हो जाए, ये मैं समझता हूं उपलब्धि आप लोगों की भी। जी, आरजेडी गारंटी नहीं लिखती है व्यक्ति की। मैम प्रोटेक्ट मी, आई नीड योर प्रोटेक्शन। मैम ये तरीका नहीं है। सर, लीडर ऑफ द हाउस ऐसे चलेगा? आप बीच में मत बोलो। मैम कभी किसी को टोका टोकी नहीं करता हूँ, सच चुभने लगता है। सर मैं फिफ्थ पैरा दिखाना चाहता हूँ, प्रेसिडेंट के एड्रेस का फिफ्थ पैरा। इसमें कहते हैं ग्रोथ स्टोरी, अच्छा लगता है सुन के। व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ? कैसी प्रगति, कैसा विकास? जॉबलेसनेस, होपलेसनेस, फेसलेसनेस। और आप चाहते हैं कि उस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के पक्ष में हम ताली बजाएं। सर मैम, मेरी किताब कॉन्स्टिट्यूशन संभवतः सबसे पहले मैंने ही दिखाना शुरू किया था। निर्मला जी नहीं है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। हर बजट के बाद में आर्टिकल 39 पढ़ता था। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कोई ब्लूप्रिंट है कि आय की जो असमानता है इस देश को लील रही है? ताली बजा रहे हैं। 5 करोड़ पूंजीपति तरक्की कर रहे हैं, उसको देश की तरक्की मान रहे हैं? कभी उस युवा से पूछिए वो देश की तरक्की को कैसे देख रहा है। ऐसा जवाब देगा कि मुश्किल पड़ेगा हैंडल करना। मैम, पैरा 16 में बाबा साहब को सेलेक्टिवली कोट किया। ये सेलेक्टिव कोट बड़ा परेशानी का चीज है कि आप किसी को सेमीकोलन के बाद कोट कर दें, उसके पहले की बात छोड़ दें। ये इसको हम लोग की भाषा में, एकेडमिक्स में कहते हैं ऑलमोस्ट अकिन टू प्लेजरिज्म। वो किया गया। अब प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के वक्त कहा कि एक ही जाति है, वो है गरीबी। सुनने में शायराना लगता है, खूबसूरत लगता है, फिल्मी लगता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि जातिगत हिरार्की में नीचे जाते हैं तो गरीबी बढ़ती है, ऊपर जाते हैं तो गरीबी घटती जाती है। अब मैं समझता हूं कि ये एनएफएस, नॉन फाउंड सूटेबल, ये चिंता का विषय है सबको। अभी अनुप्रिया पटेल जी को चिट्ठी लिखनी पड़ी है। मैं बताऊं, ये एक मानसिक रोग है जो नॉन फाउंड सूटेबल करता है विश्वविद्यालयों में। इस मानसिक रोग से डील नहीं किया ना तो हमारी कथनी और करनी में मीलों का फासला होगा। ये स्टैन स्वामी कौन थे? कैसे इस दुनिया से गुजर गए? क्यों आज भी उमर खालिद, मीरान हैदर, खालिद सैफी जैसे जवान जो सरकार की आलोचना को देश की आलोचना बना दिया गया? और मैं 2 किताब, अगर ये किताबें मेरे पास आती हैं तो नड्डा जी के कार्यालय में भी पहुंचना चाहिए। द इनकार्सरेशंस बाय अल्पा शाह और ये चैलेंजिंग कास्ट बाय एजाज असद। ये दास्तान है डेमोक्रेसी, हाउ इट इज बीइंग मजल्ड। एनीवे मैम, मैं ज्यादा वक्त लेते हुए नहीं कहूंगा। इमरजेंसी पे बात हुई, मैम वाइस चेयरपर्सन, इमरजेंसी पे बात हुई। सचमुच बहुत बुरा अध्याय था, लेकिन मुझको लगता है कि इंदिरा जी के एडवाइजर बहुत स्मार्ट नहीं, आज की तरह के होते ना तो कहते 352 की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही बना देंगे। ये हालात, ये फर्क है। और आखिरी में कहूंगा कि ये जो चुनावी विमर्श है, इसकी वजह से जहर बहुत है समाज में। लिंचिंग चल रही है, लिंचिंग। मैं कितने विजुअल्स बताऊं। आज से 3 दशक पूर्व मुझे स्मरण है, राही मासूम रजा ने एक छोटी कविता लिखी। मैं यही कह के खत्म करूंगा। उन्होंने एक कविता लिखी, वो आधा गांव के लेखक थे। कई लोग उनको महाभारत के लेखक के रूप में जानते हैं। उन्होंने एक, और उनके लिए गंगोली और गंगा उनकी मां थी। ये था एक भारतीय मुसलमान का चित्रण। विवेकहीनता, तर्कहीनता के समाज को ध्वस्त करिए, आइए हिंदुस्तान बनाए, वो हिंदुस्तान जहां कोई फर्क ना हो, गले लग सके। ये नहीं कि चुनावी मंच से कुछ, जमीन पे कुछ।